कैसे हैं आप? तो शुरू करें। देखिए, बेहतरीन पेपर आपके सामने, एक और नया। और आज आपका टारगेट, देखिए बेहतरीन पेपर हम बहुत सारे भी कर चुके हैं, तो टारगेट 55 प्लस ही होना चाहिए। एटलीस्ट आज यहाँ पे नहीं होता तो आपको इस काबिल तो हम बना देंगे कि आप एग्ज़ाम टाइम के अंदर, जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तब आप कम से कम एसएसटी के अंदर तो 55 के आसपास स्कोर पक्का करने वाले हो। ठीक है, अगर आपने सभी मॉडल पेपर्स को अच्छे से तैयार किया है तो। देखिए, तो यहाँ पे रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हमने ये सीरीज चला रखी है और आपके लिए कुल 30 पेपर बनाए थे। और हम इन 30 पेपर के आधार पे हम आपको ये कह सकते हैं कि इन सभी प्रश्न जो अगर आपने कर लिए हैं अच्छे से तैयार पूरे के पूरे पेपर के, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये एक नया मॉडल पेपर है। इसमें आपके 12 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से 5 प्रश्न आते हैं। टोटल आपके सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के। 60 मिनट का ही उसमें टाइम भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम के डिले। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेज पसंद आती हैं, आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे आपको जो भी क्लास शुरू होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए देखें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है? मोहनजोदड़ो, या तो फिर सुरकोटड़ा, कालीबंगा या बनावली। गैस, यहाँ पर आंसर आएगा बी ऑप्शन, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा से विशेष प्रकार की कब्र मिली है, कब्र। ठीक है, जिसमें कलश शवाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। तो 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। सभी का क्लियर है? आगे चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न की ओर। तो प्रश्न हमें कह रहा है, सभा और समिति का उल्लेख बताइए कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, अथर्ववेद, या फिर इन दोनों में, या तो फिर सामवेद के अंदर। किसका पूछ रहा है? सभा और समिति का। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, ऋग्वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद और अथर्ववेद में दोनों में ही मिलता है। ये देखो, उस टाइम की जो राजनीतिक संगठन के एक महत्वपूर्ण घटक हुआ करते थे और राजा की निरंकुशता के ऊपर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं थी ये दोनों। तो इसमें है ना हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी पुस्तक है? बताइए। प्रश्न संख्या नंबर 3 में आपसे आंसर पूछा जा रहा है, डॉक्टर कपाडिया, प्लेटो, राजा राम मोहन राय या हरविलास शारदा। देखिए दोस्तों, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर आएगा पहला ऑप्शन, डॉक्टर कपाडिया की पुस्तक है ये। ठीक है, और इसके अंदर क्या है ना, इस पुस्तक के अंदर मुस्लिम जो विवाह होते हैं ना, मुस्लिम विवाह पद्धति का वर्णन किया गया है। तो अब हमारा आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन, शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? बताइए। प्रश्न संख्या नंबर 4 में पूछ रहा है, शून्यवाद के संस्थापक वसुमित्र, नागार्जुन, अशंग या बसुबंधु। देखिए दोस्तों, शून्यवाद के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा नागार्जुन। देखो, शून्यवाद को है ना सापेक्षवाद भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि शून्यवाद का दूसरा नाम क्या है तो सापेक्षवाद है। और शून्यवाद के संस्थापक या सापेक्षवाद के संस्थापक कौन है? नागार्जुन। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 5 पे चलते हैं हम, और ये हमसे पूछ रहा है, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महाकश्यप, हरिशेन या तो फिर कालिदास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया है कालिदास के द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। कालिदास ने रघुवंश भी लिखा है, रघुवंश महाकाव्य। कालिदास ने ऋतुसंहार भी लिखा है, मेघदूत भी लिखा है। बहुत सारे लिखे हैं इन्होंने, नाटकों की रचना करी है, खंड काव्य की रचना करी है, कई सारे। तो कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य की भी रचना करी है। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, राजशेखर किसके दरबार में थे, या राजशेखर किस दरबार में थे? महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, उपरोक्त दोनों, या नागभट्ट प्रथम? मेरे हिसाब से आप लोग सही आंसर पे जा रहे हैं, है ना, क्योंकि आप ऑप्शन तो तीसरा ही देख रहे हैं।
जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है वो भी तीसरा देख रहे हैं कि कर दो, क्या दिक्कत है, नहीं आ रहा उससे भला तो माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो हम तीसरा कर देंगे, राइट। तो है ना दोस्तों, इसमें यही आंसर होगा, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम। हाँ, ये दोनों के राजगुरु थे, राजशेखर इन दोनों के राजगुरु थे। राजशेखर ने, है ना, ये जो महेंद्रपाल प्रथम थे इनको निर्भय राज की उपाधि दी थी, निर्भय राज, ठीक है। रघुकुल तिलक ये उपाधि भी दी थी, रघुकुल चूड़ामणि भी कहा था। महिपाल प्रथम को भी उपाधि दी थी रघुवंश मुकुटमणि, रघुकुल मुक्तामणि, ये दो उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, 8वें नंबर के प्रश्न में बताना मुझे आप, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, बताइए। पौन पर शिव मंदिर, डोक ड्युआंग शैव मंदिर, बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, या माइसोन शिव मंदिर। तो क्या आप सही आंसर कर पाएंगे इसमें दोस्तों? करो, देखें क्या उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर होगा डोक ड्युआंग शैव मंदिर। वैसे भी समझ में आ ही रहा है, डोक ड्युआंग बौद्ध मंदिरों के लिए फेमस है, ना कि शैव मंदिरों के लिए, ठीक है ना। बौद्ध मंदिरों के लिए फेमस है, तो इसमें शैव मंदिर नहीं आएगा, बौद्ध मंदिर होता तो सही होता। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी पौन पर शिव मंदिर, बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप या और माइसोन शिव मंदिर। आगे चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप के हाथी का जरा नाम बताइए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही रसीला प्रश्न है, आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। अब हाथी की जगह घोड़ा ना समझे, घोड़ा समझ करके कहीं आप भावनाओं में बह जाएं और चेतक करके आ जाओ, है ना, इस कई बार होता है ऐसा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, राम प्रसाद नंबर 1 ऑप्शन। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। हाँ, और मर्दाना क्या है, मर्दाना मानसिंह का हाथी था दोस्तों, ठीक है, मानसिंह का हाथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अब हम 10 नंबर का प्रश्न है, मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? आमिल, पटदार, सिकदार या मुकद्दम। प्रश्न संख्या नंबर 10 में आंसर चाहिए, और आंसर बिल्कुल सही चाहिए भाई। तो कौन कौन सही उत्तर बता पा रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर होगा सिकदार, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। सिकदार का काम परगने के अंदर शांति कायम करना था। राजस्व वसूली के अंदर जो आमिल हुआ करते थे ना, ये हेल्प करता था राजस्व वसूली, और ये शांति कायम करना परगने के अंदर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले व्यापकता सिद्धांत के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? बताइए। सतारा था, या तो फिर बघाट था, उदयपुर था, या तो फिर झांसी था। कौन सा क्षेत्र था वो? यस, वो राज्य था दोस्तों सतारा, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। सतारा महाराष्ट्र में है। और आपको बता दूं 1848 के अंदर मिला लिया गया था। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं। 12 नंबर के प्रश्न में दोस्तों हम आंसर करेंगे महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? हमारा पहला ऑप्शन। ध्यान रखिए, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रजामंडल इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, या फिर यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो क्या उत्तर होगा इसमें? तो दोस्तों
यहाँ पे देखिए, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द पीपुल हैव द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब हम यहाँ पे, और ये हमसे पूछ रहा है एक बारी, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों एवं अन्य संकटमय उद्योगों में नियोजित नहीं किया जाएगा? ये किससे संबंधित है, कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 17, 19, 23 और 24। क्या उत्तर होगा इसमें, बताइए। यस, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा आर्टिकल नंबर 24। 24 नंबर का आर्टिकल ये कहता है, कारखानों और जो बाकी अन्य संकट में उद्योग हैं उनमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित नहीं किया जाएगा। 10 अक्टूबर 2006 से जो बाल श्रम था ना, उसको पूर्ण रूप से निषेधित कर दिया गया था और बाल श्रम संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। बाल श्रम बोले तो 14 वर्ष से कम बाल श्रम का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? भाई देखो कितना आसान सा सवाल है आपके सामने, इसको भी आप गलत करोगे तो बात गलत हो जाएगी। देखिए पहली बात तो ये है कि भाग 1 के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं दोस्तों? अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं 1 से लेकर 4 तक, बस। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन इसके अंदर किया गया है, तो इसमें है ना हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, किस अनुच्छेद में ऐतिहासिक स्मारकों, स्थलों व वस्तुओं को संरक्षण देने व उनके विकास का प्रावधान वर्णित है? आर्टिकल 50, 49, 47 और 43। क्या आंसर होगा इसमें? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा आर्टिकल 49। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 49। आप कहेंगे सर आर्टिकल 43 में क्या है? देखिए इसमें कुटीर उद्योग और जो लघु उद्योग है ना, तो इनके साथ जो सहकारिता है उद्योग वो भी जुड़े हुए हैं। तो कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों के साथ ही सहकारिता उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना, ऐसा लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 43 के अंदर। फिर आर्टिकल 47 है, इसके अंदर क्या है? पोषण के स्तर को सुधारने के लिए शराब और जो मादक पदार्थ है ना, उनके ऊपर रोक लगा दी जाएगी, ये है इसके अंदर। सो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी। बाकी जो आर्टिकल 50 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। इट मीन्स राज्य की जो लोक सेवाएं हैं ना, उनमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये लिखा हुआ है इसमें। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के अधीन नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया? 13वां, 12वां, 11वां या 10वां? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नागालैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज द न्यू स्टेट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स इसमें आंसर आएगा 13वां, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। देखिए 10वां जो संविधान संशोधन था ना, ये 1961 के अंदर हुआ था दोस्तों। जो दादरा और नागर हवेली है ना, उसको भारत संघ का जो केंद्र शासित प्रदेश था वो बनाया गया था, दादरा और नागर हवेली को। ठीक है, इसके अलावा जो 11वां संविधान संशोधन था, ये भी 1961 के अंदर ही हुआ था वैसे तो यहाँ पे हम बात करें, इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचक मंडल थे ना, उनसे संबंधित उपबंध है इसमें। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। 12वां अमेंडमेंट था, ये 1962 के अंदर हुआ था। गोवा और जो दमन और दीप है ना, इनको भारत का अंग बनाया गया था। देखो पुर्तगाली आधिपत्य के अंदर मैं आपको बता दूं, गोवा जो था ना, ये 25वां राज्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब आप मुझे आप बता दीजिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र एग्जाम्पल कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी? क्या नाम है उनका? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। इनका टाइम पीरियड था 1977 से लेकर के 1982 तक। ठीक है, 1977 से 1982 तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, और सबसे कम आयु के राष्ट्रपति भी थे, ये ध्यान रखिएगा।
सबसे कम आयु के राष्ट्रपति के बारे में पूछ ले तो भी आपको नीलम संजीव रेड्डी ही बताना है, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी काम किया था। ऐसे व्यक्ति भी हैं ये। तो 3-4 प्रश्न बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी से, इनको याद रखिएगा। एक तो इनका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इज कि ये निर्विरोध चुने गए थे, पहले राष्ट्रपति और अंतिम ये एकमात्र हैं ऐसे। तीसरा क्वेश्चन है सबसे कम आयु के अंदर। और चौथा क्वेश्चन बनता है कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा स्पीकर के रूप में भी काम कर चुके थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, या तो फिर ये आजीवन चुने जाते हैं। तो बताइए जरा क्या आंसर होगा इसमें। तो मेरे दोस्तों, राज्यसभा जो है ना, ये उच्च सदन कहलाता है। कौन सा सदन कहलाता है? उच्च सदन कहलाता है ये एक स्थायी सदन होता है, इसलिए इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा की तरह ये भंग नहीं होता है। ठीक है, हर 5 साल के बाद में दूसरी लोकसभा नहीं बनती है। मतलब स्ट्रक्चर तो वही रहता है, भवन तो वही रहता है, लेकिन लोकसभा चेंज हो जाती है पूरी गवर्नमेंट। ठीक है ना। बट राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है और ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। तो राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं दोस्तों। 2 प्रकार के कैसे कैसे? एक तो होते हैं निर्वाचित, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, डायरेक्ट निर्वाचित हुआ। एक होते हैं दोस्तों मनोनीत, सॉरी मनोनीत में आएगा वो। ठीक है, तो निर्वाचित और मनोनीत 2 प्रकार के होते हैं, ये दोनों ध्यान रखिएगा। 20 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? क्या नाम था उनका? हीरालाल जेकानिया, KH बांचू, SS सीकरी या YV चंद्रचूड़? नाम बताइए उनका। Who had held the post of Chief Justice of the Supreme Court for the longest period? YV चंद्रचूड़। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनका टाइम पीरियड रहा था 1978 से लेकर के 1985 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर का। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है, बता दीजिए। वास्तविक प्रधान जिला प्रमुख, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराज्यपाल? तो क्या आंसर होगा इसमें? डिस्ट्रिक्ट चीफ नहीं होगा दोस्तों, ये कैसे वास्तविक प्रधान हो सकते हैं? चीफ मिनिस्टर ही तो होंगे ना, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की राज्य में वही भूमिका होती है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, राज्यपाल की वही भूमिका होती है राज्य में जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। सिंपल, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। पंचायत राज व्यवस्था के बारे में बता दीजिए। स्थानीय शासन की व्यवस्था है, स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन की है या ग्रामीण स्थानीय शासन की है? टोटली कंफ्यूज होने वाले हो भाई यहाँ पर। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आ जाना चाहिए आंसर। तो बताइए, पंचायत राज सिस्टम इज लोकल सिस्टम, सॉरी सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा स्थानीय स्वशासन की। 3rd ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, देखो शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें स्थानीय नागरिकों को अपनी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं की व्यवस्था करने का अधिकार दिया जाता है, वो स्थानीय स्वशासन कहलाता है। आगे चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। मलक्का जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य या जिब्राल्टर जल डमरू मध्य? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? बेरिंग जल डमरू मध्य, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए तो आगे देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिराको सिसिली और ब्लिजार्ड चिली, नॉर्वेस्टर भारत? बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ब्लिजार्ड चिली। ब्लिजार्ड हिम जंजावत युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं, ये ध्रुवीय हवाएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, इनका प्रवाह क्षेत्र दक्षिण ध्रुव क्षेत्र, कनाडा है ना, USA, साइबेरिया, ये सब है। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अधिकांश मौसम गतिविधियां
जिस वायुमंडलीय परत में होती है, नाम बताइए उसका। ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षौर मंडल या बहिर्मंडल? क्या उत्तर होगा इसमें, बता दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्षौर मंडल, तीसरा ऑप्शन। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां जो होती है ना, जैसे जलवायु है ना, परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन होता है, बादल बनना, आंधी तूफान, वर्षा, बिजली की चमक, ये सब क्षौरमंडल में पाई जाती हैं, ऑल, सभी की सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं वो क्षौरमंडल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चक्रवातीय वर्षा के संपन्न होने के कारण होता है, बताओ। अवरोधों द्वारा वायु का बलवत आरोहण, धरातल के ऊष्मन द्वारा उत्पन्न तापीय धाराएं, आर्द्र रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन, दो वायु राशियों के अभिसरण से उत्पन्न शीतलन। क्या आप सही कर पाएंगे इसको? देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल सा आंसर होगा दो वायु राशियों के अभिसरण से उत्पन्न शीतलन, डी ऑप्शन राइट आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। और लाइक का बटन भी दबा दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्वालिटी भरपूर मिल रही है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन और साल, देखिए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों के या फिर पर्वतीय वनों के? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सागौन और साल जो होते हैं ना, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के उत्पाद माने जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वनों को पर्णपाती वन भी कहा जाता है दोस्तों, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। दो और नाम याद रखना उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों का, पतझड़ी वन मतलब पर्णपाती वन, मानसूनी वन। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कौन सा असंगत है? गलत युग्म देखना है। रविंद्र कुमार सिन्हा डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। चंडी प्रसाद चट्ट चिपको आंदोलन के अग्रणी भूमिका निभाई थी इन्होंने। कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या सही है क्या गलत है ये आपको देखना है। तलिका नाथ चिपको आंदोलन के प्रणेता। तो मुझे आप बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रश्न है। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, याद कर लेना, कभी भी एग्जाम में छप सकता है ये प्रश्न। ठीक है, देखो रविंद्र कुमार सिन्हा याद कर लीजिए, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से ही जाने जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल निभाई थी सर, इसमें बी ऑप्शन भी सही है। कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी टाइगर के ऊपर 2, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ये भी सही है। बट तलिका नाथ जो है ना, चिपको आंदोलन के प्रणेता, ये तो है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम तुमने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, ये हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता। 29 में उत्तर बता दीजिए। काराकोरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा या कृष्णा? काराकोरम परियोजना के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों काराकोरम परियोजना जो है ना, ये ताप्ती नदी से संबंधित है। मुल्ताई एमपी से निकलती है और खंबात की खाड़ी मतलब गुजरात की तरफ अरब सागर का पार्ट है ये, है ना। और मैं आपको बता दूं इसकी जो लंबाई है ना, कुल ताप्ती नदी की लंबाई वो है 724 किलोमीटर। मील में हम इसको कन्वर्ट करें तो 450 मील होता है इसका अप्रोक्सीमेट हम बात करें तो। ठीक है, थाईलैंड के अंदर एक तापी नदी है, उसका नाम भी ताप्ती के बेस पे ही रखा गया था। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? मोटे अनाज तथा चावल, कपास तथा तंबाकू, चाय तथा कहवा, सब्जियां तथा फल। तो क्या आंसर होगा इसमें बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मोटे अनाज तथा चावल। फसलें जो हैं अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत आती हैं। आप सोच रहे होंगे सर निर्वाह मूलक कृषि किसे कहते हैं? देखो, इस तरह की खेती में आदिम औजार और जो परिवार या फिर समुदाय होते हैं उनके श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। ये खेती मोस्टली मुख्य रूप से मानसून के ऊपर और ज़मीन की जो प्राकृतिक उर्वरता होती है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। किसी विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए
यही किसी फसल का चुनाव किया जाता है और इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, इसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, कर्तन दहन कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। जयसमंद झील कहाँ स्थित है बताइए। जयसमंद झील जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या तो फिर राजसमंद। तो गाइज जयसमंद झील की अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जयसमंद झील उदयपुर के अंदर है। जयसमंद झील के पूर्वी किनारे के ऊपर एक पठार है जिसका नाम है लसाड़िया का पठार। ठीक है, लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। सो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से किस बावड़ी पर पहली फिल्म बनाई गई बताइए। पहली फिल्म किस बावड़ी पर बनाई गई। पन्ना मीणा की बावड़ी, नीमराना बावड़ी, अनारकली की बावड़ी या हाड़ी रानी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी, क्या उत्तर होगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा बावड़ी पर पहली फिल्म बनाई गई थी, हाड़ी रानी की बावड़ी पर बनाई गई थी। डी ऑप्शन हो जाएगा। हाड़ी रानी की बावड़ी ये एक कुंड भी है वैसे तो एक्चुअल में। टोडा रायसिंह कस्बा है ना टोंक जिले के अंदर, बीसलपुर के पास में ही है। तो वहाँ पे ये बावड़ी स्थित है और इसके ऊपर पहली फिल्म बनाई गई थी। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका उपयोग वनस्पति तेल और खनिज तेल को साफ करने के लिए किया जाता है। अब्रक, बेंटोमाइट, तांबड़ा या गार्नेट। बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनमें से बेंटोमाइट का उपयोग वनस्पति तेल और खनिज तेल को साफ करने के लिए किया जाता है। बेंटोमाइट का उत्पादन क्षेत्र है ना, एक तो हाथी की ढाणी, सुना है नाम कभी आपने। हाथी की ढाणी कहाँ पे है, गिरल क्षेत्र है ना, गिरल का तो सुना होगा ना, बाड़मेर में, यहीं पे है। तो यहीं से निकलता है बेंटोमाइट, याद रखिएगा। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं अब हम। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है बताइए। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। क्या उत्तर होगा इसमें। भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई, दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण अगर आपसे पूछ ले कब किया गया था तो गाइज 1948 में किया गया था। शुरुआत हुई थी और ख़त्म हुआ था 1963 के अंदर। ठीक है, ये देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र है बिलासपुर, उसके पास में स्थापित करी गई थी इसको। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर का, जरा बताइए। जनगणना 2011, 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई। राजसमंद चूरू, अजमेर धौलपुर, अजमेर झालावाड़ या धौलपुर झालावाड़। क्या उत्तर होगा इसमें बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा राजसमंद और चूरू। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखो लिंगानुपात से क्या मतलब होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है ना, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे आपके क्षेत्र में 1000 पुरुष हो गए, अब उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आपने पुरुषों की काउंटिंग करी है ना, उसी क्षेत्र में महिलाओं की भी काउंटिंग करो तो जितनी आ रही है ना तो वो हो जाता है वहाँ पे रेशो। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था भाई दोस्तों, 928 था। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं 1901 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था, सॉरी उसको तो छोड़ो, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 1901 से लेकर के अब तक लिंगानुपात की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कितना था, तो आप ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा 928 ही था 2011 वाले के अकॉर्डिंग। और मैं आपको बताऊं 2001 के अकॉर्डिंग कितना, 921। ठीक है, फिर बढ़ा। चलो अब आप बात करते हैं अपन आगे अगले क्वेश्चन की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1901 का भी आपको बताया जाए तो 1901 के अंदर राजस्थान का लिंगानुपात था 905 और 1901 के अंदर भारत का लिंगानुपात था दोस्तों कितना, 901। ठीक है, कम था। चलो अब आगे देखते हैं अपन 36 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित मालवा के परमार शासकों में से कौन कविराज की उपाधि से प्रख्यात था। तो बताइए क्या उत्तर होगा 36 नंबर के प्रश्न में।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा भोज परमार, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। सिंधु राज का पुत्र हुआ करता था ये, सिंधु राज का पुत्र था। ठीक है, भोज परमार मालवा के परमार शासकों में से बात करें ना तो बेहतरीन था। और मालवा के छोड़ो, आप पूरे भारत के ले लीजिए, उनमें सबसे प्रतापी शासक था ये। भोज अपनी विजय, कितनी सारी विजय पाई थी इसने, और विद्या इनके लिए काफ़ी फेमस था। उसने कल्याणी के जो चालुक्य लोग थे ना, उनको पराजित किया था, और धारा को अपनी नई राजधानी बनाया था इसने। काफ़ी बेहतरीन आदमी था। अगला प्रश्न देखिए, 37 नंबर का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर दुर्ग को जीत करके उसका नाम बदलकर क्या रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने? जलालाबाद, खैराबाद, खिजराबाद या तो फिर फतेहाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीत करके उसका नाम बदल करके क्या रखा था? दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा जलालाबाद, नंबर 1 ऑप्शन। यहाँ पर फिर एक मस्जिद भी बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद के नाम से जाना जाता है उसको। इसे तोप मस्जिद भी कहा जाता है, तोप मस्जिद। क्लियर है? 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा का समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? बताइए। गागरोन, मालवा, गुजरात और ईडर, क्या उत्तर होगा इसमें? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर होगा महाराणा सांगा का समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात का शासक था। ऑप्शन नंबर 3 होगा। महाराणा सांगा के टाइम में गुजरात पर महमूद बेगड़ा नाम का एक शासक हुआ करता था, वो शासन करता था। कौन? महमूद बेगड़ा नाम का व्यक्ति। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद में 1511 के अंदर उसका पुत्र था मुजफ्फर शाह द्वितीय, गुजरात का शासक बना था। महाराणा सांगा और मुजफ्फर के मध्य युद्ध का कारण जो था ना, वो ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का। हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बहुत ही आसान सा सवाल है। हवा महल जयपुर में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर है। ठीक है, चलो तो क्या आंसर होने वाला है? सवाई प्रताप या तो फिर सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह या सवाई मान सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह, पहला ऑप्शन हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 के अंदर 1799 में राजस्थान के जो एयर दुर्ग हैं, जिसको हम बोल सकते हैं हवा महल, भाई इसको एयर दुर्ग भी तो बोला जा सकता है ना दोस्तों। हवा महल, हवा मतलब एयर, इसका निर्माण करवाया था। हवा महल 5 मंजिल का है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे पहली मंजिल के बारे में, तो शरद मंजिल के नाम से जानी जाती है पहली मंजिल। दूसरी मंजिल रतन मंदिर के नाम से जानी जाती है, रतन मंदिर है यहाँ पे। तीसरी मंजिल की बात करें तो यहाँ पे विचित्र मंदिर के नाम से जानी जाती है, विचित्र मंदिर। चौथी मंदिर है मंजिल जो है ना, वो प्रकाश मंदिर है यहाँ पे, तो उसके लिए जानी जाती है। 5वीं मंजिल की अगर हम बात करते हैं तो हवा मंदिर, और इसके अंदर हवा मंदिर जो है ना, पूरा एक्चुअल में मैं आपको बताऊं 953 खिड़कियां हैं इसमें। कितनी है? 953 खिड़कियां। चलो विंडो आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं, और 40 नंबर का प्रश्न है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुलभाई भट्ट या मीठालाल व्यास। तो क्या आंसर होगा इसमें? बताइए। बढ़िया। तो दोस्तों सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक जो था वो था गोकुलभाई भट्ट, तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो 22 जनवरी 1939 को सिरोही के अंदर गोकुलभाई भट्ट अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद में एक धर्मचंद सुराणा थे, घासीलाल चौधरी थे, रामेश्वर दयाल अग्रवाल भी थे, पूनम चंद भी थे उस टाइम में, है ना। इनके द्वारा स्थापित करी गई थी। और पहले ये बम्बई के अंदर 16 अप्रैल 1935 को जो प्रवासी सिरोही प्रजामंडल था उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। 41 देखिए, रूठी रानी उमादे की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? बताओ। जैसलमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, तारागढ़ अजमेर दुर्ग या तो फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर होगा इसमें? सो मेरे दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा रूठी रानी उमादे की छतरी जिस दुर्ग में है वो है तारागढ़ अजमेर दुर्ग में। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां के एक पुत्र थे, दारा शिकोह है।
दारा सिको है, इनका भी जन्म हुआ था। ये तारागढ़ नाम की पहाड़ी के ऊपर ही है, लगभग 700 फीट की ऊंचाई के ऊपर स्थित है ये। तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है ये, और जो 2.5 दिन का जोफड़ा है ना, उसके जस्ट पीछे की तरफ ही है ये, अजमेर ज़िले के अंदर। इसका निर्माता अजयपाल चौहान को माना जाता है, अजयपाल चौहान। अजय दुर्ग बताया गया है इसको। ये जिस पहाड़ी के ऊपर स्थित है ना, उसको बीठली कहा गया, और गढ़ है तो लोग कहते हैं इसको गढ़ बीठली। यहाँ पर मीठे नीम के पेड़ भी मिल जाएंगे आपको। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम के बाद में आता है प्रताप सिंह और सवाई जयसिंह और माधो सिंह। तो चाकसू के अंदर जो शीतला माता का मंदिर था, किसके द्वारा बनाया गया था? देखो, शीतला माता के जो पुजारी होते हैं ना, वो होते हैं कुम्हार। कौन होते हैं भाई? कुम्हार होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा माधो सिंह, डी ऑप्शन। शाम का भोजन सुबह चढ़ाया जाता है इनके, मतलब ठंडा भोजन करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? जयपुर, अलवर, उदयपुर और बीकानेर। तो क्या उत्तर होगा इसमें, बताइए। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जिस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था, उसका नाम है जयपुर घराना। पहला ऑप्शन मानसिंह प्रथम। इसने मीनाकारी के 5 कलाकारों को लाहौर से जयपुर लाए थे। पाकिस्तान में है ना लाहौर, वहाँ से जयपुर लाए थे। तो इनको श्रेय जाता है मानसिंह को। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? वीर कल्ला जी, बिग्गा जी, हड़बू जी और फतेह जी। 44 में क्या आंसर होगा, बताइए। वीर कल्ला जी नहीं होने वाला है इसमें दोस्तों, आंसर होगा फतेह जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अंदर। वीर फतेह जी का जन्म हुआ था साथू गांव जालोर के अंदर। ठीक है, एक परिवार था जो परिवार कहलाता था गज्जारणी परिवार के अंदर। ठीक है ना भाई। चलो, तो ये 44 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम चलते हैं आगे 45 नंबर के प्रश्न की ओर। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संस्थापक बताइए या संपादक बताइए। पद्मश्री सीताराम लालस, पंडित दामोदर मिश्र, भट्ट द्वारकानाथ या श्री कृष्णानंद व्यास। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें, बढ़िया से। ओके, देखो, तो राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, संपादक कौन माने जाते हैं? पद्मश्री सीताराम लालस को माना जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ये जोधपुर के निवासी थे। इनका जो ग्रंथ है ना, राजस्थानी शब्दकोश, संक्षिप्त शब्दकोश, इसमें 2 लाख राजस्थानी शब्द हैं दोस्तों, और 2 लाख राजस्थानी शब्दों के लिए इनको 1977 के अंदर पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर का। कक्षा के अंतर्गत छात्र शिक्षण अंत्यक्रिया का आधार क्या होता है? शिक्षण विधियां, पाठ्य वस्तु, सहायक सामग्री या उपरोक्त सभी। तो कक्षा के अंतर्गत छात्र शिक्षण अंत्यक्रिया का आधार दोस्तों शिक्षण विधियां भी होंगी, पाठ्य वस्तु भी होगा, सहायक सामग्री भी होगी। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा के अंतर्गत शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक। प्रश्न संख्या नंबर 47 देखिए, किस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोषों की परख कर लेता है? स्वैलीन चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा? आलोचनात्मक चिंतन, बी ऑप्शन। ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है वो स्वैलीन चिंतन कहलाता है। ठीक है, बट यहाँ पे आलोचनात्मक आएगा भाई, गुण दोष की परख करना या तो फिर आलोचना वाला ही काम होगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 में। देखिए, चिंतन में सहायक होती है अंतर्दृष्टि, पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चिंतन के अंदर जो सहायक होती है ना, अंतर्दृष्टि भी होती है, पूर्व दृष्टि भी होती है, पश्चात दृष्टि भी होती है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से चिंतन की क्रिया को उत्तेजना मिलती है? बताइए, प्रत्यक्ष, भाषा, प्रतिबोधन या सूत्र? क्या उत्तर होगा इसमें? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा प्रतिबोधन, तीसरा ऑप्शन। प्रतिबोधन के माध्यम से चिंतन की क्रिया को उत्तेजना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का आरंभ किस देश में किया गया? भारत, चीन, इंग्लैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका? बढ़िया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का जो आरंभ हुआ वो माना जाता है दोस्तों यूएसए से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का। श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने के लिए अनुभव शंकु का प्रारूप प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा? आई के डेविस, एडगर डेल, एन फ्लेंडर या हार्ट? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा एडगर डेल। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम 52 नंबर का। बताइए, शिक्षण में निम्न में से किस श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यक्ष अधिगम में सहायक है? बताओ, रेडियो, रेखाचित्र, प्रतिमान और भाषा प्रयोगशाला? क्या उत्तर होगा इसमें? बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा प्रतिमान। क्या हो जाएगा इसमें? प्रतिमान हमारा सही उत्तर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर का। अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री में मुख्यतः किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों अनुदेशनात्मक जो सहायक सामग्री होती है ना, उसमें सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये शिक्षण पहलू एक ही तरह के तो है, तो इसमें ना डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप उदाहरण से सूत्र की ओर भी कर सकते हो, एक और ऑप्शन जोड़ सकते हो इसमें आप। अगला देखिए 54 नंबर का प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण का स्तर बताइए। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या उपरोक्त सभी? भाई उपरोक्त सभी वाले में तो कोई दिक्कत वाली होती ही नहीं है ना भाई। नहीं आता है तो हम तो डी ऑप्शन ही करके आते हैं सर, चाहे कुछ भी हो जाए भले। अब करना भी चाहिए वैसे, अगर आ ही नहीं रहा है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो फिर आपको करना भी चाहिए उपरोक्त सभी, क्योंकि ज़्यादातर केसेज में 75% ये सही भी होता है। तो स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर तीनों ही सही हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर 55 देखो। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल इत्यादि क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं, यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम या भाषा संसाधक? क्या आंसर होगा इसमें बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा प्रोग्रामिंग भाषाएं, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, लोगो, जावा, ये सब काफ़ी हाई लेवल की भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, नक्की झील किस जिले में स्थित है बता दीजिए। नक्की झील देखो राजस्थान की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है, सिरोही जिले के अंदर स्थित है ये, है ना। और इसके आसपास में टोड रोक, नंद रोक, है ना, कप्पल रोक, कई सारी रोक भी हैं। इसके पास में आरबुदा देवी का मंदिर भी स्थित है। इस पर्वत को आबू पर्वत भी कहा जाता है, जिस पर्वत के ऊपर ये है। ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, इसलिए इसको नक्की झील कहा जाता है। एक टापू है इस झील के अंदर, उसको रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पे। तो इसमें है ना राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई आपको पूछ ले कि सर कितनी ऊंचाई है इसकी, तो 1200 मीटर लगभग ऊंचाई के ऊपर ये झील स्थित है, सबसे ऊंची ही है। और मीठे पानी की झील है, आपको बता दूं ये एक प्राकृतिक झील भी है। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो अक्सर सर्दियों के अंदर जम जाती है। क्रेटर झील है, क्रेटर ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है। नक्की झील क्रेटर की तरह दिखाई देने के कारण नक्की झील को क्रेटर झील कहा जाता है। निर्माण के बारे में तो आपने देख ही लिया। चलिए, मेंढक की आकृति के समान है, मेंढक की आकृति के समान जो रोक वोक है ना इसके पास में, वो वाली टोड रोक जो है ना वो मेंढक की आकृति की है। चलो आगे देखते हैं
57 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? पंडित मोतीलाल मुनारिया, कर्नल जेम्स टोड, ग्रियर्सन या जॉर्ज थॉमस? तो दोस्तों राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? उसका नाम था ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें। 58 नंबर का प्रश्न देखिए, संगीत ग्रंथ सतसही के रचयिता बता दीजिए। सतसही के रचयिता पूछ रहा है दोस्तों आपसे। बिहारी, रांगे राघव, हीरानंद व्यास, दयानंद सरस्वती। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा बिहारी, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आगे देखते हैं हम 59 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बताइए। राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह, माणिक्यलाल वर्मा। देखिए दोस्तों आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर आंसर होगा पहला ऑप्शन विजय सिंह पथिक। ठीक है, और विजय सिंह पथिक का अगर आपको अन्य नाम पूछ लिया जाए तो आप बता देना, इनका दूसरा नाम था भूप सिंह, मूल नाम कह सकते हो। इनका जन्म 1882 के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर जो डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे। इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी था, जानकी देवी। जीवन साथी, स्वतंत्रता सेनानी थे काफ़ी, बिजोला किसान आंदोलन के अंदर भी ये सक्रिय थे। एक और आपको बता दूं इनके बारे में, 1920 में 1920 के अंदर इनके प्रयासों से ही अजमेर के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और 1921 के अंदर आते आते पथिक जी जो थे, इन्होंने राजस्थान सेवा के माध्यम से बेगू, भिंडर, बासी, उदयपुर इनमें शक्तिशाली आंदोलन कर दिए थे। ठीक है, और एक और इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, विजय सिंह पथिक ने बम्बई यात्रा के टाइम में है ना गांधी जी से मुलाकात करी थी, और गांधी जी की पहल के ऊपर ही ये निश्चय किया था इन्होंने कि वर्धा से राजस्थान केसरी नाम से एक समाचार पत्र निकाला जाएगा, और निकाला इन्होंने, और वो पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60, जगनिवास लेक प्लेस किस झील के ऊपर स्थित है? बताइए। राजसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील या फिर फूल सागर झील? तो गाइज बता दीजिए मुझे क्या आंसर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 60 में। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा पिछोला झील। देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे, एक दो याद रखना। पिछोला झील के बारे में बात करते हैं पहले। पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है, ये तो आप सभी जानते हैं, उदयपुर जिले में है। इसका निर्माण 1387 के अंदर हुआ था दोस्तों। और टाइम पीरियड में आपको बताऊं तो राणा लाखा का टाइम पीरियड था उस टाइम में। तो राणा लाखा के समय में इसका निर्माण हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था? अब देखो इसका निर्माण तो करवाया गया था, एक बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू नामक बंजारा। पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, मीठे पानी की झील है, उदयपुर तो वैसे झीलों की नगरी कहलाता है। अब देखो बंजारों ने कोई निर्माण करवाए हैं काफ़ी फेमस, उनके बारे में बताता हूँ। एक तो पिछोला झील का निर्माण तो किसने करवाया? पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया। एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में तो तुमने सुना ही होगा ना, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? एक बंजारा ही था जिसका नाम था रोड़ा चारण बंजारा। किसने करवाया था? रोड़ा चारण नाम के बंजारे ने। एक और चीज़ है जिसका निर्माण बंजारे ने करवाया था, धौलागढ़ माता का मंदिर, धौलागढ़ माता मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण किस बंजारे ने करवाया था? लखी शाह बंजारे ने। तो ये तीन चीज़ें बताई हैं मैंने बंजारों ने जो निर्माण करवाए हैं ना। एक तो जग निवास लेक प्लेस किस झील के ऊपर स्थित है? तो पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण पिच्छू बंजारे ने करवाया। भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण रोड़ा चारण बंजारे ने करवाया। और धौलागढ़ माता का मंदिर का निर्माण लखी शाह बंजारे ने करवाया था।
एक और बात ध्यान रखिए, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, तो उस टाइम में युद्ध से पहले मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात हुई थी पिछोला झील के पास में ही, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, और आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर भेजिए। आपके दोस्त जितने ज़्यादा यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी हेल्प मिलेगी, आपके दोस्तों को भी मिलेगी। और रोज़ाना आप क्लास में आया करो, देखिए। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो एक बार आप रिवीजन ज़रूर करें।